गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता भी इसको बोला जाता है। तो इससे संबंधित हमें क्या जानना है वो जानते हैं। सबसे पहले तो यह चर्चा में क्यों है यह जानेंगे, फिर इसका परिचय, पृष्ठभूमि, भारत में नागरिक संहिता की स्थिति के बारे में जानेंगे, व्यक्तिगत कानूनों पर सामान्य नागरिक संहिता का जो निर्धारण है वो जानेंगे, इससे संबंधित चुनौतियाँ और आगे क्या किया जा सकता है उसको इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइल है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो हमारे देश में क्या अलग अलग धर्म के द्वारा अलग अलग कानून फॉलो किया जाता है, जो तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित, तो जो राष्ट्र की जो एकता होती है उसके खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा उसको बोला गया है। तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को इस पर काम करना चाहिए और आदेश देना चाहिए कि इस पर एक कानून केंद्र सरकार बना सके। अब जानते हैं इसका परिचय। सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। अब इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी एन राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों के लिए निर्वासित उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और फारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। साहबानों का जो मामला है 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि साथ में सल्ला मुदगल जो वाद है 1995 में भी इस संबंध में काफ़ी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और तीन तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति के बारे में जानते हैं। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम है 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किए हैं, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधित कानूनों में अभी विविधता है। हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ क्या है? तो सबसे पहले समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को भी बल मिलेगा।
कानूनों का सरलीकरण, समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। साथ में जिसका परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। निरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। लैंगिक न्याय, यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। अब इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसको जानते हैं। तो विविध व्यक्तिगत कानून, विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। यह भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। दूसरी चुनौतियां पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी सही है। संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता, जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना जटिल कार्य है। अगली चुनौती है सांप्रदायिकता की राजनीति। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। अगली चुनौती संवैधानिक बाधा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। आगे क्या किया जा सकता है इसमें? तो परस्पर विश्वास के निर्माण के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। अगला कदम, सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।